नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट के साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह। मैं हूं नीलम पांडे। जहां एक तरफ पार्लियामेंट सेशन की चर्चाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ होली ने इस बार राजनीतिक रंग ले लिया है। देश से जुड़े, राजनीति से जुड़े कई सवाल आपने हमें भेजे हैं और हम शुरुआत करते हैं संकल्प के इस प्रश्न के साथ, जो जानना चाहते हैं, हाल में ही राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस का रिवाइवल 50 साल की परियोजना है। तो क्या उन्होंने पिछले 10 सालों में 20% रिवाइवल पूरा किया है? एक तो वो ये जानना चाहते हैं। दूसरा, जो रेवंत रेड्डी हैं, उन्होंने हाल में ही जो रेवड़ी पॉलिटिक्स, मुफ्त सुविधाओं के बारे में पुनर्विचार करने का एक तरह से सुझाव दिया है। तो आपको क्या लगता है, ये सबकी सहमति से हो रहा है? देखिए, जहाँ राहुल गांधी का जो 50 साल वाला जिसके रेफरेंस से बात कर रहे हैं, उनका एक्चुअली जो टू बी फेयर टू हिम, वो ये नहीं कह रहे थे कि गुजरात को मुझे पूरे रिवाइव करने में 50 साल लगेंगे। मतलब उनका कहने का बेसिकली था कि देखिए, इलेक्शन से उसको मत जोड़े, जो कांग्रेस को लोगों से रिकनेक्ट करना है उसमें 50 साल भी लगे, मतलब कितना टाइम, रेटोरिकल स्टेटमेंट था, कितना भी लग जाए वो चलेगा। जहाँ तक दूसरा ये कह रहे हैं कि 10 साल में करीब 20% पे हुआ है, तो हुआ है कि नहीं। अगर आपको याद हो, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उस समय बीजेपी 7 राज्यों में शासन कर रही थे और कांग्रेस 13 स्टेट्स में। जी। अब देख लीजिए कितने स्टेट्स में कांग्रेस रूल कर रही है। 3 स्टेट्स, मतलब 3.5 स्टेट्स कह सकते हैं कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की सरकार है, तमिलनाडु में सरकार के साथ हैं, बेसिकली रूलिंग कोलिशन के पार्ट है, तो वो कर लीजिए। तो कहाँ 13, कहाँ 3, तो 20% जो कह रहे हैं वो ग्रोथ तो दिख नहीं रहा। इन्हें जहाँ तक रेवंत रेड्डी का, देखिए रेवंत रेड्डी का बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था वो, और एक तरह से जो कांग्रेस लीडरशिप को सोचना भी चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा, जब कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर नहीं पा रहे हैं, देश कहाँ जाएगा। उन्होंने बड़ा डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। जो उन्होंने कहा, ये इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोल रहे थे वो, कि तेलंगाना का मंथली जो इनका रेवेन्यू वो होता है 18,500 करोड़ रुपए, 18,500 करोड़। उसमें से कहते हैं कि 6,500 करोड़ तो हम मेरे चले जाते हैं सैलरी और पेंशन में। दूसरा 6,500 चला जाता है मेरा आपका लोन के, उसमें लोन में और उसके इंटरेस्ट देने में। तो महीने के 10 तारीख के पहले ही 13,000 करोड़ तो गए, मेरे पास बच गए 5,500 करोड़। वो उसमें सारा वेलफेयर स्कीम, सारा डेवलपमेंट का वर्क, वो कहाँ से होगा। तो वो कहते हैं कि ये देश किस तरफ जा रहा है, इसको देखने की ज़रूरत है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज तेलंगाना में आपको याद हो, ये 6 गारंटीज की जो बात हुई थी, वो तेलंगाना से पहले कर्नाटक में उन्होंने शुरू किया था। इनफैक्ट उसके पहले भी असम में उन्होंने शुरू किया था। मतलब गारंटी तो नहीं, इस तरह के प्रोमिसेस देना, लेकिन कांग्रेस उस पर बहती चली गई और ऐसा एक माहौल अब आ गया है कि अब बीजेपी ने उसको पूरी तरह टेक ओवर कर लिया है। लेकिन अब कांग्रेस ही थोड़ा बैक ऑफ उस पर कर रही है, बिकॉज जो एक बार अब जैसे रेवंत रेड्डी उस दिन कहे थे कि एक बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब मुझे समझ में आया क्या स्थिति है। तो एज एन अपोजिशन पार्टी आप कुछ भी प्रॉमिस कर देते हो, लेकिन सत्ता में जाते हो तो फिर जब सरकार चलानी होती है तब आपको सोचते हो पैसे कहाँ से आएंगे। तो वहीं की स्थिति नहीं है। आप देख ले, कर्नाटक में भी आपने देखा, उस समय महाराष्ट्र चुनाव चल रहे थे, उसके ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही उन्हें उठाया था उन्होंने, कि भाई आप जो प्रॉमिस आप करते हो वो पहले ये देख लो कि बजट में आपको उसके लिए स्कोप है कि नहीं। तो कांग्रेस में रीथिंकिंग तो शुरू हुई है, लेकिन रीथिंकिंग तब शुरू हुई उनकी जब उनको लगा कि वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, बिकॉज बीजेपी उससे ज़्यादा कर रही है और बीजेपी ज़्यादा इफेक्टिवली उसको रिजल्ट मिल रहा है। जी। लेकिन चलिए, कहीं तो डिबेट शुरू हुआ है फिर से। कार्तिक पराशर जानना चाहते हैं, क्या नगर निगम चुनाव में जो हाल में हुए हैं उसमें करारी हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर जो स्थिति पहले थी वैसी रहेगी? देखिए, कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में जो दिख रही है, अगर ऐसे चलती रही तो कभी ऐसा नहीं कुछ सालों बाद गुजरात तक नहीं हो जाए कांग्रेस के लिए, क्योंकि पूरे वाइप आउट हो गई कांग्रेस। इसमें सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर के लिए इलेक्शन था, पूरी कांग्रेस वाइप आउट हो गई है उसमें। अब सिविक पोल्स में, असेंबली पोल के 4 महीने बाद अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन उसको समझिए किन स्थितियों में हुआ है। 5 महीने हो गए विधानसभा चुनाव के, कांग्रेस अपने लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर नहीं चुन पा रही है, क्योंकि अब जानते हैं हरियाणा का जो वहाँ की लोकल लीडरशिप और हाई कमांड में है। अब हाई कमांड या कहें कि राहुल गांधी, उनको शुरू से ही उनको भूपेंद्र हुड्डा से इशू है, लेकिन चूंकि मास लीडर भूपेंद्र हुड्डा है तो उनका कुछ अब कर भी नहीं सकते, उनके साथ आपको जाना पड़ेगा। तो उनको अब चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते हैं।
तो अब जब फिर से इस बार चुनाव हारी है कांग्रेस, तो अब ये चाहते हैं कि नहीं हम किसी नए फेस को लाएं। लेकिन है कि उसमें 90% जो आपके 90% जो एमएलएज हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ है, तो लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर चुन ही नहीं पा रहा है। तो हाई कमांड को डिसाइसिव होना पड़ता है। अगर आपको चेंज करना है, नए लीडरशिप में इन्वेस्ट करना है, तो आपको बैठ के करना पड़ेगा, उसको एनफोर्स करना पड़ेगा। और नहीं तो जो आपके एग्जिस्टिंग लीडरशिप में सबसे स्ट्रांग, उनके साथ आप आगे जाइए। ना आप उनको बनने देना चाहते हैं, न आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है। तो विधानसभा चुनाव के 5 महीने तक अभी तक यही जद्दोजहद चल रहा है कि अगला मतलब लेजिस्लेटिव पार्टी इनका लीडर कौन होगा। विधानसभा के सत्र चलते चले गए, आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं है। तो ये इनडिसाइसिवनेस जो हाई कमांड का है, ये बहुत महंगा पड़ रहा है हरियाणा में। जहाँ तक एक नया चेहरा देखने को मिलेगा, देखिए एक कांग्रेस में एक्सपेरिमेंट का वो एपिटाइट नहीं है एक्सपेरिमेंट का। तो इनके पास कई नेता है, यही नहीं है चलिए आप भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाह रहे हैं, चलिए दीपेंद्र हुड्डा अभी तो एमपी है, लेकिन अब कोई ना कोई हरियाणा में आपका फेस कौन है। अगर आप हुड्डा फैमिली से बाहर जाना चाहते हैं तो किसी फेस कोई है तो जिसको प्रमोट करें, वो फेस कोई है नहीं, इनके साथ आप जाएंगे नहीं। तो आप डिसाइड करो आप करना क्या चाहते हो। दूसरे स्टेट्स में देख लें। अब आप असम में इलेक्शन है अगले साल, अर्ली नेक्स्ट ईयर। अब आप ये डिसाइड कर लें कि वो स्टेट प्रेसिडेंट बना के गौरव गोगोई को भेजना है कि नहीं भेजना है। अच्छा, गौरव गोगोई काफ़ी अच्छा चला, जोरहट में देखा उन्होंने जो चुनाव जीता, अब उसमें हिमंता विश्व शर्मा ने पूरी जी जान लगा दी थी, पूरी कैबिनेट बैठ गए थे। तो उसके बाद से एक स्टेचर काफ़ी गौरव गोगोई को वहाँ बढ़ गया है वहाँ पे। तो अगर वो आपके फेस हैं तो अभी जाके पीसीसी चीफ बना के भेज दीजिए और उनको संभालने दीजिए। पार्टी पे भी उनका अपना एक ग्रिप बनेगा, आपके चेहरे बन के उभरेंगे, वो बेटर चांस होगा। लेकिन आप उसमें कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप देख लीजिए केरला की बात करिए, वो भी इलेक्शन जाना है, कौन आपका चेहरा होगा। अब शशि थरूर ने जो भी कहा, ऑल सेड एंड डन, शशि थरूर का अगर मेरी व्यक्तिगत राय ली जाए तो सबसे एक्सेप्टेबल फेस शशि थरूर होंगे अभी कांग्रेस के लिए केरला में, क्योंकि उनके साथ माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ नायर कम्युनिटी उनके साथ आ जाएगी, उनके साथ आपको यूथ जो है क्रॉस सेक्शन वो सारा आ जाएगा। और वैसे भी वो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब काफ़ी उनको लाइक किया जाता है। तो आपके पास जितने भी वहाँ पे अभी जो लीडरशिप है उसमें आपके सबसे बेस्ट रहते हैं। लेकिन आप इनको बता ही नहीं रहे हो कि इनका रोल क्या होगा। इसीलिए कुछ कुछ जो आप बातें सुनी आपने शशि थरूर के बारे में, अब वो भी उनको पता नहीं उनका फ्यूचर क्या है, आगे पार्टी क्या देख रही है उनके लिए। अब इसमें अगर ये है कि अगर जीत गए तो हो सकता है अच्छा मेरा अपना एक इनके अपने है ना कोटरी राहुल गांधी की जैसे केसी वेणुगोपाल टाइप के हो गए कि शायद इसको भी हम सीएम बना के भेज दें। तो ये जो अनिश्चितता की स्थिति, अभी आपको राजस्थान में आपको पीसीसी चीफ चेंज करना है, या जो ये सोच रहा है। अब सचिन पायलट को आप ठीक है, गहलोत से जो भी हिस्ट्री वो हिस्ट्री छोड़िए, सचिन पायलट को आप चाहते हैं कि नहीं आगे आना, क्या वो आपके चेहरे हैं या नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि पार्टी को अब अगला इलेक्शन में जो वहाँ की सरकार चेंज होती रहती है कि 2028 में जो चुनाव हो उसके पहले अगर आप देखते हैं सचिन को चेहरा, तो अभी से भेज दीजिए पीसीसी चीफ बना के। तो अभी का किसी स्टेट का किसी का इंचार्ज बना के छोड़ देते हैं। तो ये जो एक लीडरशिप ग्रूम करने वाला है, इसमें एक लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत पड़ती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस में दिख ही नहीं रहा। इसलिए जब आप कहते हैं कि हरियाणा में कि क्या कुछ नया चेहरा आने वाला है, नया क्या, पहले ये आप रिजॉल्व कर लो कि अच्छा ठीक है आपको हुड्डा फैमिली हुड्डा के साथ जाना है। फैक्ट है कि भूपेंद्र हुड्डा अभी भी सबसे पॉपुलर है, उनका एज हो गया है, दीपेंद्र हुड्डा उनके बेटे हैं, आप उनको प्रोजेक्ट करते रहना चाहते हैं। लेकिन छोड़िए, अब वहाँ तो है कि अब लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर पहले आप बना लो, वहीं से आपका खेल दिखना शुरू हो जाए कि आप चाहते क्या हो। ये बैठे हुए हैं, एक अनसर्टेनिटी जो है, किसी को कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। अब पार्टी में पूछिए कांग्रेस पार्टी के लोगों से, किसी को कुछ पता नहीं कि क्या करने वाले हैं, कोई डिस्कशन तक नहीं होता। तो ये जो एक फ्रोजन वो जो हो जाती है ना कांग्रेस, वो पार्टी के लिए बहुत ही खतरनाक मतलब से दौड़ी है। विपिन जानना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का भविष्य आप किस तरह देखते हैं? क्या वे विचारधारा के आधार पर केजरीवाल बन सकते हैं और शायद मौजूदा विपक्ष की जगह एक सच्चे विपक्ष नेता की तरह उभर सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत अर्ली है कहना, चंद्रशेखर आज़ाद पे कमेंट करना। अब ये पहली बार लोकसभा में आए हैं, काफ़ी ब्राइट है नेता, वो फॉर श्योर है। और ये भी सच्चाई है कि एक दलित राजनीति केवल यूपी में ही नहीं, पूरे देश में क्राइसिस चल रही है। अब तमिलनाडु में देखें वीसीके को कितने वोट्स आते हैं, 2%, 2.5%, 3%, तो इसी चल रहे हैं। आपने देखा प्रकाश अंबेडकर, अब वहाँ
महाराष्ट्र में अब इस बार अकेले चुनाव लड़े, 200 सीट पर लड़ी, एक भी सीट नहीं आई। इसके पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी वो करीब 38 सीट्स पे लड़े थे, मुश्किल से 2-2.5% वोट आया होगा उनको। आपके दूसरे जो दलित नेता है महाराष्ट्र का थावले, वो तो बस एक एमओएस बन के यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब बाकी राजनीति है जैसे उनको मतलब ही नहीं है। एक बिहार में आपके ठीक है, मतलब चिराग पासवान अब उभर रहे हैं, लेकिन कितना आगे जाएंगे उनको देखते हैं। पॉइंट है कि एक दलित लीडरशिप के एक वैक्यूम आ रहा है, दलित अलग अलग पार्टी में जा रहे हैं बिकॉज उनको अपना लीडरशिप कहीं नहीं मिल रहा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम वो भी है कि अभी उनको उठने के लिए उनको चाहिए कि कुछ पार्टी के साथ मिल के अलायंस हो। जैसे इस बार भी चाह रहे थे, पिछले इलेक्शन में भी जाना चाह रहे थे अखिलेश के साथ, अखिलेश माने नहीं, क्योंकि उन लोगों को एक चैलेंज हमेशा लगता है कि अगर आपने चंद्रशेखर आज़ाद को उठा दिया तो एक नया दलित लीडरशिप आ जाएगा। उसके बाद से दलित वोट जो जैसे अभी अखिलेश को आने शुरू हुए हैं या कांग्रेस को आने शुरू हुए हैं, फिर वो नहीं आएगा, वो फिर चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ चला जाएगा। तो वो जो एक अलाइज चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद को, वो उनको अभी नहीं मिल रहा है। अकेले स्ट्रीट फाइटर हैं, कितना आगे जाते हैं अभी बहुत मुश्किल होगा उनके भविष्य के बारे में कुछ भी कहना। कार्तिक पराशर जानना चाहते हैं, महाराष्ट्र बजट 2025 जो अभी पेश हुआ है, उसका विश्लेषण अगर करना हो तो कैसे करते हैं? क्या सफल होगा, असफल होगा, किस तरह देखते हैं? देख, सफल असफल के टर्म में तो नहीं कहें, लेकिन एक आप अगर देवेंद्र फडणवीस का, मतलब चलिए अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का जो विजन उसमें देखते हैं, वो इनफैक्ट उसको आपको तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए, उनका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, उनके अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि भाई लाड़की बहन योजना में आपको 1500 से 2100 करने का प्रॉमिस किया था, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं इस बजट में। और इस बजट में जो अगर पिछले साल जो था अगर 46,000 का एलोकेशन था, तो इस बार लाड़की बहन में 36,000 करोड़ का किया है, आपने कम कर दिया एलोकेशन, आपने कोई लोन वेवर नहीं दिया। तो ये पॉपुलिज्म में फडणवीस नहीं जा रहे, वो बड़ा कंसोलिडेशन की उन्होंने कोशिश की है। बजट का आप थ्रस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे एयरपोर्ट बनाने में, पोर्ट बनाने में, मेट्रो बनाने में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, वो सब पे फोकस है। तो वो सबको प्लीज करने के लिए बजट सब खुश हो उस तरह का बजट उन्होंने नहीं किया है, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ किया है। और अभी भी देखिए फिजिकल डेफिसिट उसका जो टारगेट है 25-26 का, वो मेरे ख्याल से 2.7576 है परसेंट टू द GSDP, वो सकल घरेलू उत्पाद जो कहते हैं, तो जो कि बहुत ही जो 3% का मैक्सिमम का जो है कि उसके नीचे होना चाहिए, वो अभी भी पूरा कंट्रोल में है। तो उन्होंने फिजिकल कंसोलिडेशन का भी काम किया है, पैसा फेंक नहीं रहे हैं, मतलब फ्रीबीज में और खुश करने वालों में। एक जहाँ पे पैसा लगाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंडस्ट्री पे, वहाँ पे पैसा लगाने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो मेरी अपनी राय है कि उनकी जिन सर्कमस्टेंसेस ने किया है वो काफ़ी अच्छा बजट है महाराष्ट्र का। एक व्यूअर ने प्रश्न दिया है कि क्या बिहार चुनाव में 2025 में जन स्वराज की सरकार बनना संभव है? देखिए, फैक्ट ये है, अगेन अभी कहना तो बहुत मुश्किल होगा, मतलब हम तो चुनाव होता रहता है उसके बाद भी मैं नहीं कहना चाहता किसकी सरकार बनेगी, पता भी नहीं होता, इतना पहले तो किसी के बारे में कहना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन फैक्ट ये है कि अभी बिहार में जितनी पार्टियां हैं, जन स्वराज पार्टी ने जो एक पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे जो क्रिएट किया है, हर एक पंचायत में, गांव में क्लब्स जैसे बनाए और सब कनेक्टेड रहते हैं, ऊपर स्टेट कैपिटल से लेकर नीचे तक कनेक्टेड है। डेली किस गांव में, किस पंचायत में कितना काम हो रहा है, कितना एक्टिव है, सारी मॉनिटरिंग ऊपर से होती है। ये बिहार के किसी भी पार्टी में वो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है जो कि प्रशांत किशोर ने खड़ा कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन दूसरा उसमें एक उनके साथ बहुत बड़ा जो चैलेंज होगा वो है कि देखिए, बिहार में अभी तक कास्ट पे सब कुछ बात होती रहती है, लेकिन फाइनली कास्ट पे बात आ जाती है। उसको तोड़ने की प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने फ्यूचर के लिए करो, कास्ट के रिलीजन की राजनीति छोड़ो। रिसेप्शन उनको बढ़िया मिल रहा है, लेकिन चुनाव में जाकर जब वोट करने जाएंगे कितने लोग कन्विंस्ड हो पाते हैं उससे, इतने कन्विंस्ड कि वोट भी उसी मुद्दे पे दे, अब ये हमें देखना पड़ेगा। एक और प्रश्न जम्मू कश्मीर और उमर अब्दुल्ला को लेके हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, क्या उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल के ऑड इवन मॉडल को अपना लिया है, लेकिन इसे कारों पर लागू करने के बजाय वो अपने इवन डेज पर केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हैं और ऑड डेज पर उसकी आलोचना करते हैं? देखिए, बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं वो। अब आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि एज नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर वो बीजेपी को प्रेज करेंगे तो फिर मतलब उनको अपने वोट बैंक पे उनको मुश्किल हो जाएगी वहाँ पे। तो क्रिटिसाइज पॉलिटिकली तो आप बीजेपी के एडवर्सरी है, क्रिटिसाइज तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या कर, सरकार को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
वो कहते भी है कि अभी 2-3 पहले उनका स्टेटमेंट देख रहा था कि अगर हमें केंद्र सरकार से कुछ सहायता मिली है तो उसको हमको एक्नॉलेज करने में क्या क्या दिक्कत है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही सही अप्रोच है। मतलब केंद्र से लड़के, अच्छा देखिए इनको अभी ये भी होप है, ये कहते हैं कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो टॉप लीडरशिप से बात करके एक साल के अंदर में उनके पास स्टेटहुड मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को, उनको होप है। तो वो हॉस्टाइल रिलेशनशिप से नहीं मिलेगा। और आपने देखा केजरीवाल का हॉस्टाइल रिलेशनशिप रहा सेंटर से, तो क्या हुआ, सारे गवर्नेंस ठप हो गए। तो वो उमर अब्दुल्ला अफोर्ड नहीं कर सकते उसको, तो इसीलिए सेंटर से बहुत बढ़िया से मिलजुल के खेल रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अनुभव सक्सेना जानना चाहते हैं, बिहार में बीजेपी के लिए क्या संभावनाएं हैं? क्या नीतीश कुमार आने वाले बिहार चुनाव में पार्टी के लिए एसेट साबित होंगे या फिर एक तरह के बोझ? और मोदी शाह के लिए बिहार और बंगाल चुनाव जीतना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए पहला पार्ट जो है सवाल का, बोझ होंगे एसेट होंगे, उसमें दो चीज़ें हैं। एक नीतीश कुमार का जो एक सुशासन बाबू वाला जो वोट था ना, जो डेवलपमेंट का फेज है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का फेज था, वो तो वोट खत्म हो गया। मैं कुछ ही दिनों पहले मैं किसी काम से गया हुआ था बिहार, वहाँ पे मैं लोगों से बात कर रहा था, वो तो सारे बहुत ही मतलब बहुत अपसेट है नीतीश कुमार से कि वो गवर्नेंस डेवलपमेंट वो सब तो गया। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं बर्डन है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि नीतीश कुमार का एक अपना भी एक वोट बैंक है ईबीसीज के बीच में, थोड़े दलित्स के बीच में, तो वो एस्टिमेटेड उसका कहा जाता है 13-14, वो उनका अपना वोट भी है। तो उस मामले में एसेट है, तो एसेट है, लायबिलिटी है, मतलब बड़ा ब्लैक, मतलब उसको ब्लैक एंड वाइट इस तरह से देखना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एसेट जो मेन जो एसेट थे वो गवर्नेंस के लिए वो जाने जाते थे, अब वो नहीं रहे हैं। बाकी जो कोर वोट बैंक उनका बचा हुआ है, देखते हैं उसमें से कितना मिलता है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि बिहार और बंगाल में पार्टी बीजेपी क्यों नहीं अच्छा कर पा रही है क्या कि इसमें देखिए बीजेपी को कोई चेहरा ही नहीं है। शुभेंदु अधिकारी पे पूरा डिपेंड कर रहे थे यहाँ पे बंगाल में, जो कि वो काम नहीं किया, वो ममता को टक्कर देने लगे, उस तरह का चेहरा कभी बन ही नहीं पाया वो। बिहार में भी इनका कोई चेहरा रहा ही नहीं है। तो चूँकि चेहरा नहीं है, एक वो फैक्टर है। दूसरा है कि अब बंगाल की बात करें, इतना इंटरनल मतलब इतना इनफाइटिंग चलता है। अभी कई एमएलएज बीजेपी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में चले गए, मतलब लीडरशिप का ही वैक्यूम हो गया, कंट्रोल नहीं कर पा रही है उसकी लोकल लीडरशिप, और जो यहाँ से उनको भेजते हैं कंट्रोल नहीं रहा है। पार्टी धीरे धीरे वहाँ पे मतलब पीछे चलती चली जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी, चलिए वहाँ पे अब डेमोग्राफिक ये कह सकते हैं कि एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन इतने परसेंटेज है, तो ममता का कोर बैंक ही वहाँ से स्टार्ट होता है, प्लस एक विमेन वोटर्स उनके साथ है, तो कोर वोट बैंक वहाँ से शुरू होता है। फिर वो इनसाइडर आउटसाइडर वाला पॉलिटिक्स बहुत सारा कुछ करते हैं, तो ममता बनर्जी के काफ़ी फ़ायदे हैं। बिहार में बीजेपी का सब्सटैंशियल वोट बैंक है, जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ की सब्सटैंशियल वोट बैंक है, जो आगे भी जा सकती है। लेकिन अब जैसे जिस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा वो रिस्क नहीं ले रहे हैं बिहार में। अगर ये नीतीश कुमार को अगर डंप कर देते और चुनाव फोर्स कर देते, तो शायद फिर से बीजेपी पूरी हो सकती है पूरी मेजॉरिटी लेकर नहीं आती, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर तो आती ही, और फिर वहाँ से पॉलिटिक्स खेलती। लेकिन वो किसी भी तरह से वो नहीं चाहते कि फिर से नीतीश कुमार और लालू यादव मिल जाए और 2015 वाली हालत हो जाए कि फिर वो सत्ता में आ जाए, हमारा क्या हो। तो वो जो रिस्क एवर्स जो हो गया है ये बिहार में, एक तो चेहरा नहीं, ऊपर से रिस्क एवर्स है। अदरवाइज वहाँ बिहार में उनका पोटेंशियल बढ़िया है। एक और व्यूअर ये हमारे जानना चाहते हैं, पहले राहुल गांधी जी ने भाजपा, फिर आरएसएस, फिर मीडिया, फिर न्यायपालिका और फिर चुनाव आयोग को दोषी ठहराया। अब वो अपनी ही पार्टी के सदस्यों को भी दोषी ठहरा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आगे क्या वो मतदाताओं, वोटर्स को भी ब्लेम करना शुरू करेंगे? देखिए अब इस पर तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन हाँ ये ब्लेम करने वाला मैंने अभी कुछ दिन पिछला मेरा जो दूसरा एक वीडियो शो मेरा होता है पॉलिटिकली करेक्ट जी, उससे मैंने यही सब रेज किया था कि क्वेश्चन आप करो कि आप पार्टी में कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। कभी इसको ब्लेम करना कभी उसको ब्लेम करना काम नहीं होता हो। अब बंगाल में जैसे बीजेपी लोकसभा में बुरा परफॉर्मेंस हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी ने कह दिया कि मतलब हमारी पूरी लोकल लीडरशिप खराब है और तृणमूल कांग्रेस से मिली हुई है। उनके कई एमएलए भी तो गए हैं तृणमूल कांग्रेस में, वो नहीं कहते कि सब मिले हुए उधर जाके। अब पब्लिकली ऐसे ही कहने जैसी बात हुई ना कि अगर आर्मी लड़ने जा रही है बॉर्डर पे और उसका जनरल आता है सामने में और उसको कहता है कि देखो आप में से कुछ बहुत सारे गद्दार हैं, मैं उन सबको चुन के बताऊंगा आपको, और फिर उसको लड़ने भेजते हैं।
आप ऐसे बात नहीं कहते, को लड़ने जाएगा कि अपने बीच में सब गद्दार घुसते रहेंगे, ऐसे लीडरशिप नहीं होती है। लीडरशिप में आपको लीड करना होता है। आप जो खुद गलती करते हैं, आप मानते हैं गलती आप करते हैं। अब 2019 में क्या हुआ, आप अगर राहुल गांधी का रेजिग्नेशन लेटर देखें 2019 में, उसमें कह रहे थे कि अच्छा ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है पार्टी के लॉस का, तो मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, मैं ओनरशिप लेता हूँ हार का, तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि मैंने इतना फाइट किया, मैं तो कई बार मैं अकेला ही फाइट करता रह गया, किसी ने मेरा साथ ही नहीं दिया। मतलब कि हमारी पूरी पार्टी ने छोड़ दिया, मैंने इतना लड़ा, मेरी पार्टी ने छोड़ दिया। हमेशा किसी न किसी को ब्लेम करना, वो लीडरशिप नहीं होती है। एक आखिरी प्रश्न आदित्य का, वो जानना चाहते हैं जो विजय और प्रशांत किशोर के एक साथ आने को आप कैसे देखते हैं? विजय ने डीएमके को अपना राजनीतिक दुश्मन माना हुआ है, और क्या विजय के भाजपा के साथ गठबंधन करने की कोई संभावनाएं हैं, या वो एआईएडीएमके के साथ भी जा सकती है? देखिए, तो संक्षिप्त में बोलूँगा इसका कि मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में पहले भी इस पे हमने बातें की है। विजय और प्रशांत किशोर का तो बोला है कि एक अंडरस्टैंडिंग होगी, प्रशांत किशोर जहाँ तक होंगे उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे स्ट्रैटेजिकली। तो बिहार इलेक्शन हो चुका होगा, शायद उनको कुछ गाइड करे, कंसल्टेंट होकर नहीं जाएगा, साइड गाइड करने के रोल में आए। आगे संभावनाएं, मतलब जैसे अब विजय का कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो मान चुके हैं डीएमके को, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल भी एनिमी बोलते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी से उनका होने का तो कुछ है ही नहीं। एआईएडीएमके और विजय में क्या हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज है। लेकिन देखिए, अब विजय को उनका कैंप ऑलरेडी जो है सो सीएम फेस देखना चाहता है। अब ईपीएस जो है, मतलब एआईएडीएमके जनरल सेक्रेटरी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, क्या उनको फेस बन के जाने देंगे आगे सीएम फेस? उतने सीट्स देंगे उनको? तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बाद में आएंगे। लेकिन ये सारे अपोजिशन में जो वहाँ जितने भी अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट की संभावना है, उसमें एआईएडीएमके और टीवी के जो है विजय की जो पार्टी है, उसमें अलायंस की संभावनाएं हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस बाद में होंगे, उससे कितना असर पड़ता है वो तो जरा और चुनाव जब नज़दीक आएगा फिर हम लोगों को पता चलेगा। हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे, अपने सवाल हमें ज़रूर पूछें।